Hey guys, this is Umesh Chanatwal back with another video. I welcome you all in our YouTube channel Study Search Point. उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बढ़िया होंगे, घर पर ही रहें और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज का अपना नया चैप्टर उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट जो चैप्टर यहाँ शुरू होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन और उसके यौगिक। इसका ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट आने वाले वीडियोस में आएंगे। पहले पार्ट में जो भी कार्बन के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं वो नोट डाउन करिए, बाकी मैं आपको ओरली यहाँ पर बताऊंगा, तो प्लीज़ ध्यान से सुने। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो सबसे पहले जो ये आपका टॉपिक है इसके बारे में थोड़ा सा समझ होनी चाहिए। कार्बन और उसके यौगिक, मतलब एक तो हम यहाँ पर कार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन क्या है, कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, और दूसरा कार्बन के कंपाउंड मतलब कार्बन के यौगिक। मतलब कार्बन जब किसी और से रिएक्शन करता है तो नए नए कंपाउंड बनाएगा, यौगिक बनाएगा, उन यौगिकों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो लगभग जितने भी हमारे ये जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, इसमें मैक्सिमम जो भी चीज़ें हैं वो आपका कार्बन से मिलके बनी है। आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, अगर खाना खाते हैं फूड, तो फूड एक तरह से कार्बोहाइड्रेट वाला है तो कार्बन होगा, ठीक है। पॉलीथीन, उसमें कार्बनिक कंपाउंड होगा। मेडिसिन होता है उनमें कार्बनिक कंपाउंड होता है। मतलब लिविंग जितना ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी चीज़ बनती है उनमें कार्बन का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट प्रेजेंट रहता है। तो हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम कि हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं कार्बन से मिलके बनी होती है। तो यहाँ पर एक वर्ड मैक्सिमम है, मैंने इसलिए कहा क्योंकि हो सकता है बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जो कार्बन से ना बनी हो, बट मैक्सिमम चीज़ें कार्बन से ही मिल करके बनी होती है। तो कार्बन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है अगर हम अपनी लाइफ के हिसाब से देखें या लाइफ में देखा जाए तो। अब कार्बन के बारे में पहले आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। कार्बन, पहले तो सिंबल इसका सी होता है, तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले भी बताया जा चुका है। और एक नॉन मेटल होता है, मतलब अधातु होता है। इसका जो सिंबल होता है, सिंबल मतलब प्रतीक, वो होता है सी, और ये नॉन मेटल है, अधातु है, ठीक है। अब देखो कार्बन कहाँ पाया जाता है। कार्बन दो जगह पाया जाएगा। एक तो जो ये हमारा जो अर्थ का सरफेस है, इसके नीचे का जो पहला भाग होता है उसे कहते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी या क्रस्ट पार्ट जिसे कहते हैं। क्रस्ट पार्ट में मैक्सिमम जितने भी आपके मिनरल्स होते हैं ना, जो भी आपके यहाँ पर जितने भी खनिज पदार्थ आएंगे वो सारे सारे मैक्सिमम आपके क्रस्ट पार्ट में, यानी कि अर्थ के भूपर्पटी में ही पाए जाते हैं। तो भूपर्पटी में 0.02% कार्बन पाया जाता है। अब कार्बन ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपने नीचे देखा तो अगर जब भी माइनिंग करोगे तो कार्बन निकलेगा। कार्बन ही ज़रूरी नहीं ना। जब हमने जो है मिनरल्स या जो भी आपके मेटल्स के बारे में पढ़ा था तो मैंने बताया था नीचे कि कार्बन ना मिल या मतलब कोई भी एलिमेंट आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, वो अपने कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है। तो ऐसे यहाँ पर कार्बन का भी होता है। कार्बन यहाँ पर खनिज की फॉर्म में मिलता है, मिनरल्स की फॉर्म में मिलता है। अब कौन कौन से खनिज होते हैं? कोल आपने देखा होगा ना, कोयला। तो कोयला भी क्या होता है? कार्बन का ही कंपाउंड होता है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का मतलब आप पेट्रोल मत समझना, पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल होता है, डीजल होता है, पैराफिन वैक्स होता है, सीएनजी होता है, और जितने भी हम गैसेस यूज कर रहे हैं वो सभी किसका पार्ट है? वो सभी पेट्रोलियम का पार्ट हैं। क्लियर हो गया? तो कोल, पेट्रोलियम जो हमें अर्थ के जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट पार्ट से मिलता है एज अ मिनरल, मिनरल के रूप में मिलता है, तो वो भी कार्बन का ही फॉर्म है। तो अर्थ क्रस्ट में, भूपर्पटी में 0.02% कार्बन पाया जाता है। और एटमॉस्फेयर में भी तो कार्बन होता है, वायुमंडल में। लेकिन वायुमंडल में भी कार्बन प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, कार्बन मिलेगा CO2 की फॉर्म में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में इसका यहाँ पर जो परसेंटेज है वो 0.03% है। क्लियर हो गया? 0.03% कार्बनिक कंपाउंड की फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर हो गया? इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका
ठीक। जो कार्बन है, कार्बन का यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि परमाणु क्रमांक 6 होता है, और एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार 12 होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और जो भी हम मास हम कैलकुलेट करते थे वो 6C12 का करते थे, सॉरी, जो मास हम कैलकुलेट करते हैं वो 6C12 का के रेफरेंस में करते हैं। जब 1 AMU की डेफिनेशन हमने दी थी पहले चैप्टर में, तो 1 AMU इक्वल टू क्या होता था, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, यानी कि 6C12 का जो मास होगा उसके 1/12 की वैल्यू 1 AMU के बराबर होती है। क्लियर हो गया। अब इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये तो हमने पहले बताया कैसे बनाते हैं। 6 हैं तो आपको पता है पहले वाले सेल में, पहले वाले कोष में 2 आ पाएंगे, फिर उसके बाद वाले में 8 आता है मैक्सिमम, लेकिन 8 तो है नहीं इसके पास, तो 4 ही बचे, तो 4 आ गए। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2,4। तो 2 ही सेल होते हैं इसमें, 2 ही कोष होते हैं, के कोष और एल कोष। के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब के कोष पूरी तरह से भरा हुआ है। एल कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये आधा भरा हुआ है। अब देखो, मैंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट होता है उसकी टेंडेंसी या उसकी प्रॉपर्टी होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की। ऑक्टेट मतलब जो अष्टक है उसको पूर्ण करना है। अब यहाँ पर अष्टक कैसे पूर्ण होगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में, यानी कि बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, या तो ये 4 के 4 किसी को दे दे, या ये 4 के 4 किसी से, मतलब 4 किसी से ले ले, क्योंकि 4 किसी और से लेगा तो ये 8 हो जाएंगे, तो भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ये 4 किसी को दे देगा तो इसके पास केवल 2 बचेंगे, तो भी ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन देखो, 4 अगर इलेक्ट्रॉन कोई किसी को दे रहा है या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये बहुत ही मुश्किल होता है इसको जो हैंडल करना। मतलब कोई एलिमेंट है उसके पास, अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दोगे, 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो वो उनको हैंडल नहीं कर पाएगा उतने ज़्यादा, मतलब जो नेगेटिव चार्ज को, या 4 इलेक्ट्रॉन अगर आपने उससे निकालने हैं तो वो प्रोसेस भी आसान नहीं होती है। इसलिए कार्बन के बारे में आपने ध्यान रखना है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। कैसे बनाता है, सहसंयोजी आबंध। अब यहाँ सहसंयोजी आबंध का मतलब ये है कि जो आपका कार्बन होता है वो ना तो मतलब इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। शेयरिंग, शेयरिंग मतलब आपको पता ही होगा ना, आपस में मतलब बांट करके चलेगा, शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा भी, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा भी, मतलब 2 ऐसे मैं कह रहा हूँ, 4 की बात है यहाँ, तो 4 चाहिए इसके लिए, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा भी और 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा भी। तो ये जो बॉन्डिंग बनती है इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग या सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध जहाँ पर इक्वल शेयरिंग होती है। और जो नॉर्मल आपने पढ़े थे बॉन्डिंग, उनको बोलते थे हम आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते थे, आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में या तो जो है कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन यहाँ पर शेयरिंग करता है, आपस में बांटते हैं इलेक्ट्रॉनों को। क्लियर हो गया, तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा जो कार्बन होता है वो आपका टेट्रावेलेंट होता है, मतलब चतुसंयोजक होता है। 4 संयोजकताएं होती हैं, क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये टेट्रावेलेंट या चतुसंयोजक होता है। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने बना के दिखाया, देखो, और जो है किस किस में आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग यानी कि सहसंयोजी आबंध बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन जो कभी भी मतलब प्योर हाइड्रोजन की फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो हमेशा एक ठीक अणु की फॉर्म में मिलेगा, आपको मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलेगा, H2। इसमें 2H आपस में रिएक्ट करेंगे, तो 2H आपस में रिएक्ट करेंगे, तो ये ऐसा नहीं कि अपने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा या एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ये दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर हो गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया मैंने, ऐसे नहीं बनेगा ये, इसको बनाया जाता है इस तरह से। यहाँ एक H होगा, यहाँ दूसरा H होगा, एक इधर पर होगा दूसरा इधर पर होगा, ठीक है। इसको और साफ बनाते हैं थोड़ा, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह से इक्वल शेयरिंग होती है, लेकिन इनके बीच का क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए इसमें बॉन्डिंग कैसी होगी, सिंगल बॉन्ड बनेगा। कैसा बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्लियर हो गया। ऐसे ऑक्सीजन में देख लो, ऑक्सीजन का नंबर आपको पता है ना कि 2,6 होता है, मतलब 8 होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसीलिए 2,6 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया।
मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले मैंने यहाँ 6 बना दिया। देखो ये ऑक्सीजन है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है ये, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, गिनेंगे तो आप। अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए। इस ऑक्सीजन को भी 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेंगे, आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेंगे। बना रखा जो मैंने बीच वाले बना के दिखा रहा हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले ऑक्सीजन के, ये 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ऑक्सीजन के, जो यहाँ बने हुए दिख रहे हैं आपको। थोड़ा सा एक छोटा छोटा दिख रहा होगा क्योंकि वो उसमें जगह कम हो गई थी, इसीलिए। क्लियर हो गया। अब आप अगर इसके ऐड करोगे, देखो इस वाले ऑक्सीजन के कितने हैं, 1, इसके अगर आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8, तो इसके 8 पूरे हो गए। ऐसे ही अगर दूसरे वाले के देखोगे तो इसके भी 8 पूरे हैं, 1 2 3 4 और 5 6 7 8, तो इसके भी 8 पूरे, इसके भी 8 पूरे, तो इसमें डबल बॉन्डिंग है। नाइट्रोजन जो होता है इसमें ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, ट्रिपल बॉन्डिंग। क्लियर, क्योंकि नाइट्रोजन का होता है 2,5, मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब अक्सर क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कभी कभी पूछ लेता है, प्रॉपर्टी कैसी होती है, क्योंकि देखो कोवेलेंट बॉन्डिंग में जो फोर्स होता है, बल जो होता है ना, आकर्षण बल, आकर्षण बल जो होता है, फोर्स ऑफ ठीक अट्रैक्शन जो होता है, वो आकर्षण बल कम होता है, क्षीण होता है, वीक आकर्षण बल होता है, वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जो भी कोवेलेंट कंपाउंड होंगे जिनमें सहसंयोजी आबंध बन रहा है, वो जो भी कंपाउंड हैं, वो जो भी यौगिक हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलन बिंदु कम होता है। अब गलन बिंदु कम क्यों होगा, देखो अगर एक कोई ठोस अवस्था में उसको अगर पिघलाना है, उसको लिक्विड में लाना है, मतलब उसके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होगा उसको आपने ब्रेक करना पड़ेगा। फोर्स यानी कि जो बल है उसको क्षीण करना पड़ेगा, उसको क्षीण करना, क्योंकि यहाँ पर बल स्ट्रांग है ही नहीं, तो आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। अगर ज़्यादा एनर्जी आप नहीं दे रहे हो, ज़्यादा एनर्जी आप यूज़ नहीं कर रहे, मतलब वो आपका जल्दी ही मेल्ट हो जाएगा, तो इसलिए लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। इसका रीज़न एक और होता है, एक तो मैंने बता दिया जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस यानी कि अंतर आणविक दूरी जो होती है वो भी इसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। अंतर आणविक दूरी ज़्यादा होगी, अंतर आणविक दूरी ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा ना, आकर्षण बल कम होगा, तो इसको दूर दूर करना आसान होगा। इसको दूर दूर कर दोगे आप तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगा, ऐसे ही लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये आपको ध्यान रखना। निम्न गलन बिंदु और निम्न क्वथन बिंदु, जो आपका गलन बिंदु होता है वह बिंदु या तापमान का वह मान, टेम्परेचर की वह वैल्यू जिसमें कोई सॉलिड, कोई ठोस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और जिसमें कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और दूसरा ये पुअर कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब इनमें से विद्युत धारा अच्छी तरह से प्रवाहित नहीं होती, ये निम्न चालक होते हैं किसके, विद्युत के। क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी है, कार्बन की ही प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है श्रृंखलन, तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन, और कैटिनेशन का मतलब होता है श्रृंखलन। नाम में से पता चल रहा होगा, श्रृंखलन मतलब श्रृंखला बनाना, मतलब कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन से मिल करके या तो लंबी चेन बनाएगा, लॉन्ग चेन बनाएगा, मतलब ऐसे इस तरह से कार्बन कार्बन मिलते जाएंगे, या कार्बन के साथ मिल करके ब्रांच सी बनाने लग जाएगा। ठीक है, ब्रांच जैसे ये भी हो सकता है, एक कार्बन यहाँ मिल गया, एक कार्बन इससे भी मिल गया, तो ब्रांच भी बना सकता है। और दूसरा ब्रांच मतलब शाखाएं, देखो ऐसे ना, एक ही आपकी सीधी सीधी जा रही, बीच में से मैंने ब्रांच निकाल दी, शाखाएं निकाल दी। या क्लोज्ड रिंग भी बना सकता है, रिंग में ऐसे होगा कार्बन 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 कार्बन, ये जो इस तरह से भी रिंग बन सकती है, अलग अलग तरह की है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम एक एक चीज़ बताएंगे, तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। तो अब यहाँ पर जो हिंदी में याद करना काफ़ी आसान है, श्रृंखलन मतलब कार्बन की एक प्रॉपर्टी, कार्बन का एक गुण होता है कि यह और कार्बन ठीक अणुओं के साथ जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बना सकता है, लॉन्ग चेन मैंने बनाया था। ब्रांच चेन बना सकता है, मतलब
शाखाएं बना सकता है और क्लोज्ड रिंग बना सकता है, मतलब वलय की फॉर्म में भी बना सकता है। तो आगे हम ये सब पढ़ेंगे, लेकिन इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन, ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कार्बन की प्रॉपर्टी है ना ये कि कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है और कुछ और एटम हैं, कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं जिनके साथ भी ये जुड़ सकता है। आगे पढ़ेंगे कौन कौन से हैं वो, तो इसी को बोलते हैं कैटेनेशन। और एक और इम्पोर्टेंट आता है, ठीक, एलोट्रोप या अपर रूप। एलोट्रोप या अपर रूप। अपर रूप का मतलब एक ही कोई एलिमेंट है, उसी का कोई दूसरा रूप, एक एलिमेंट का कोई दूसरा रूप, जिनके भौतिक गुण तो अलग हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण जिनके समान होते हैं। ठीक है, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ एलिमेंट विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, एक ही एलिमेंट के वो फॉर्म जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। भौतिक गुण क्यों अलग होते हैं? क्योंकि उनमें बॉन्डिंग अलग होती है, उनके जो बीच में जो आबंध बना है ना, बंध जो बने हैं वो अलग अलग गुण के होते हैं, इसीलिए उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्योंकि वो आपका सब्सटेंस पर डिपेंड करती है तो इसलिए उसकी सेम होती है। ये मैंने पहले बताया था कि जो कार्बन के एलोट्रोप्स वैसे दो होते हैं, लेकिन तीसरा भी हम पढ़ेंगे। बेसिक जो होते हैं इंपॉर्टेंट वो दो ही होते हैं कार्बन के, ठीक। अपर रूप जिनको कहते हैं, कार्बन के दो ही अपर रूप इंपॉर्टेंट है, एक डायमंड है यानी जिसको आप हीरा कहते हैं, एक है ग्रेफाइट जिसको ग्रेफाइट ही कहते हैं। ग्रेफाइट आपने देखा होगा पेंसिल में जो ब्लैक ब्लैक पार्ट होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है, जिसको छीलते हैं तो पेंसिल से हम लिखा करते हैं ना, वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो कार्बन के दो एलोट्रोप हैं, डायमंड। अब देखो डायमंड, मैंने नीचे आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा। डायमंड इस तरह से जो है बना होता है कि उसमें कार्बन कार्बन के बीच में चार बॉन्ड बने होंगे, मतलब एक कार्बन चार कार्बन एटम से मिला होगा, एक कोई भी कार्बन एटम होगा वो चार कार्बन एटम से मिला होगा। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा कर देते हैं, ठीक है। ये देखो डायमंड का एक कोई सा भी कार्बन एटम, मान लो ये वाला ले लिया आपने, ये वाला कार्बन एटम ले लिया आपने, तो ये कार्बन एटम एक दो तीन और चार कार्बन एटम से जुड़ा है। तो एक कार्बन एटम कितने एटम से जुड़ा होगा? एक कार्बन एटम चार कार्बन एटम से जुड़ा होगा। ये स्ट्रक्चर है डायमंड का। क्लियर हो गया? ठीक है, वापस आते हैं फिर से। तो ये हो गया कैटिनेशन में, सॉरी ये डायमंड के बारे में हो गया कि इसमें क्या होता है, डायमंड में एक जो है कार्बन चार कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है, इतना ध्यान रखना बस हो गया कि डायमंड में एक कार्बन चार कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है और इसमें 3D स्ट्रक्चर बनता है, मतलब त्रिआयामी, जैसे 3D मूवीज आप देखते हैं ना, तो त्रिआयामी संरचना बनती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, मतलब अर्थ में जितने भी सब्सटेंस पाए जाते हैं उनमें सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड है। फिर दूसरा जो इसका एलोट्रोप है वो है ग्रेफाइट, इंपॉर्टेंट है ग्रेफाइट भी। लेकिन इसमें क्या होता है, एक कार्बन एटम तीन ही कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा। अगर एक कार्बन तीन ही कार्बन के साथ जुड़ा है तो मतलब एक कार्बन के साथ तो डबल बॉन्डिंग करेगा और इनकी स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, हेक्सागोनल बनेगा। यहाँ पर हेक्सागोनल का मतलब होता है षटकोणीय, षटकोणीय टाइप का बनेगा, वो भी हम आपको दिखा देते हैं अभी। ये है, ठीक है, ग्रेफाइट का। देखो ये एक कार्बन है, एक कार्बन कितनों के साथ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ पर ये कार्बन है, मान लो एक दो और तीन, तीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बन हमेशा कितनों के साथ जुड़ेगा, तीन के साथ ही जुड़ेगा। ऐसे कोई सा भी कार्बन आप उठा सकते हैं और ये बन रहा है, देखो अगर आप इस पूरे एक स्ट्रक्चर को देखें, ये वाला जो मैंने बना दिया ये बन रहा है जो हेक्सागोनल, कैसा बन रहा है, हेक्सागोनल। फिर से दिखा देता हूँ, ये छह इसकी साइड होती है, ठीक है। जो हेक्सागोनल होता है षटकोणीय, मतलब छह साइडें जिसकी होंगी उसको हेक्सागोनल कहा जाता है। क्लियर हो गया? ये तो ये हो गया ग्रेफाइट। एक और इसमें बनता है बेटा, ध्यान रखना, फुलेरिन। फुलेरिन भी एक तरह से कार्बन का ही एलोट्रोप है जिसका नाम कहते हैं C60। इसमें क्या कहते हैं, C60। और इसमें कार्बन जो होता है वो आपका फुटबॉल की फॉर्म में अरेंज होता है। जैसे आपने फुटबॉल देखी होगी ना, फुटबॉल में जिस तरह से लाइनिंग बनी रहती है उसी तरह से फुटबॉल की शेप में ही कार्बन एटम इसमें अरेंज होते हैं। अगर इसको भी हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये देख लिया, ठीक है। ये है आपका स्ट्रक्चर किसका, फुलेरिन का। तो फुलेरिन में आप देख रहे होंगे इसमें कार्बन किस तरह से अरेंज्ड हैं, कार्बन इसमें अरेंज्ड हैं फुटबॉल की शेप में। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आज के जो है वीडियो का लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग कर रखा है यहाँ पर। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वो कंपाउंड जो किससे, ठीक है, इसका नाम ही क्या है, हाइड्रो
और कार्बन, मतलब जो भी सब्सटेंस ठीक हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलके बने होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जो भी सब्सटेंस हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गया? इनको हिंदी में हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। और जो आपके जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है संतृप्त मतलब सैचुरेटेड, एक होता है असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मीनिंग है थोड़ा सा ये, इसमें जो डिफरेंशिएट कभी कभार आ जाता है कि सैचुरेटेड किसे कहते हैं और अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं। सैचुरेटेड उसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। और इनका नाम होता है एल्केन्स। क्या होता है इनका नाम? एल्केन्स। इनका नाम है एल्केन्स और फॉर्मूला है CnH2n+2। ये जो नेक्स्ट जो आएगा हमारा वीडियो उसमें मैं इसको क्लियरली करके बताऊंगा एक एक करके कैसे बनता है, क्या बनता है। बस खाली यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। और जो असंतृप्त है मतलब अनसैचुरेटेड है, उसमें या तो डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक, अगर डबल बॉन्ड होगा तो उनको बोलेंगे एल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बोलेंगे एल्काइंस। और फॉर्मूला है एल्कीन्स का CnH2n और एल्काइंस का CnH2n-2। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे फिर से इसके आगे का, इसी को मैं दोबारा से रिपीट करूँगा अच्छे ढंग से बता करके, और डिटेल में हम जो भी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप वीडियो को देखिए। अगर आपने अभी तक हमारी पूरी वीडियो नहीं देखी हैं तो स्टडी सर्च पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उत्तराखंड वन दरोगा एक उसमें बनी प्लेलिस्ट में, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं वीडियोस जितनी अभी तक हमने डाली हैं। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज, कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।